बच्चों आपके नोट्स में एक चार्ट बना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ को ओनरशिप। एक बार चेक करना ना प्लीज। प्लीज चेक करो कौन से पेज पे है। आप लोग एक काम करो, नोटबुक में एक हेडिंग लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ को ओनरशिप। रेफरेंस दे दो वो पेज का जहां चार्ट बना है। मोस्टली होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ को ओनरशिप लिखा हेडिंग, रेफरेंस दे दिया पेज का। ऑलराइट बच्चों, अब देख लो, एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। कभी कभी क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी के मल्टीपल ओनर्स पॉसिबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज देर इज अ हाउस प्रॉपर्टी। इस हाउस प्रॉपर्टी के दो लोग ओनर्स हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ठीक है, अब अगर एक ही प्रॉपर्टी को दो लोग ओन करते हैं तो इसका क्या ट्रीटमेंट करना है? एनी गेसेस? बगैर चार्ट पढ़े आप ऐसी अंदाजा लगा सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल एक प्रॉपर्टी को दो लोग ओन कर रहे हैं? जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी है ना, तो ये दोनों को हम लोग बोलेंगे या तो जॉइंट ओनर्स, जॉइंट ओनर्स, नहीं तो हम लोग को ओनर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? को ओनर्स। ठीक है, सो अगर एक प्रॉपर्टी को दो लोग जॉइंटली ओन करते हैं, को ओनर्स है, जॉइंट ओनर्स है, तो अब वो प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल इनकम अराइज होता है उसका क्या करना है? प्रोपोर्शनली डिवाइड करेंगे। अब सुनो इसका हिसाब कैसे होता है। इफ दिस इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी, मेरी बात को अच्छे से सुनो, 2 मिनट में पॉइंट हो भी जाएगा, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है फिर। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो लेट आउट प्रॉपर्टी में ऐसे मानो कि पूरी प्रॉपर्टी का एक ही ओनर है ना, और वो प्रॉपर्टी को किराए पे दिया है। लेट आउट प्रॉपर्टी का जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं पूरा एंड तक वैसे निकालना है। जीएवी लेस म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी, है ना, सब कुछ एक ओनर मान के करो एंड तक। जो भी आपका फाइनल आंसर आ गया उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, अगर इक्वल ओनर्स है तो। ठीक है, जो प्रपोर्शन में उनका ओनरशिप है उस प्रपोर्शन में इनकम को डिवाइड करना है। ठीक है, 50-50 ओनर है तो इक्वली डिवाइड कर दो। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल, कुछ अलग नहीं करना है। हम लोग जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या करोगे, प्रॉपर्टी अगर लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट है तो जैसे आपका नॉर्मल कैलकुलेशन बनता है वैसे ही करना है एंड तक। लास्ट में फिर आप जो नंबर आता है वो नंबर को ये दोनों के इनकम में प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करना पड़ेगा। है ना, डिपेंड करेगा कितना कैसे ओनरशिप है। अगर इक्वल ओनर्स है तो इक्वली बांट दो। ठीक है, अच्छा, बट अगर सपोज ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में डायरेक्टली आप इस तरीके से पूरा आंसर निकाल के डिवाइड नहीं करना चाहिए। क्यों? सोचो, थिंक एंड गिव मी अ गुड आंसर बगैर चार्ट पड़े। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आप लेट आउट जैसा हिसाब नहीं करना। लेट आउट में क्या बताया, ऐसे मानो कि एक ही ओनर है, पूरा एंड तक आंसर निकालो, है ना, और वो आंसर को लास्ट में डिवाइड करना है आपका। बस लास्ट में एक छोटा सा आपको एक कंक्लूजन चेंज करना है बस, कि इनकम जो है दोनों का हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड में ऐसा नहीं करना है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करना है। लोन किसने लिया? लोन दोनों ने लिया है, ज्वाइंट लोन लिया है। एनएवी जीरो रहता है तो क्यों सेपरेटली डिडक्ट करना है? स्टिल नॉट अ गुड आंसर। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक ही है, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी कि पूरा एंड तक आंसर निकालो लास्ट में डिवाइड करो? वाई आर वी नॉट डूइंग इट दिस वे? हाँ, क्या क्या? बच्चों द सीलिंग लिमिट इज, हाँ बोलो। हाँ हाँ, मोर बेनिफिशियल मतलब नॉट लाइक दैट। जो सीलिंग लिमिट है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, इंटरेस्ट का सीलिंग कितना है? 2 लाख। इट इज फॉर वन प्रॉपर्टी और टू प्रॉपर्टीज। एक एसएससी कितने प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाई कर सकता है? 2 कर सकता है। नाउ जस्ट हियर मी आउट, मैं क्या बता रहा हूं। सपोज ये जो घर है इसका जो
इंटरेस्ट है, द इंटरेस्ट कम्स टू से ₹1,50,000, ठीक है। अगर सपोज इंटरेस्ट 1.5 लाख आता है, तो दोनों में इक्वली डिवाइड करो, कितना आएगा? मिस्टर ए का कितना आएगा? 75,000। और मिस्टर बी का कितना आएगा? 75,000, ठीक है। इन दोनों का शुरुआत से अलग कैलकुलेशन रखो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये भी हो सकता है ना कि मिस्टर ए की एक और प्रॉपर्टी है जिसका वो ओनर है, और मिस्टर बी की भी एक और प्रॉपर्टी जिसका ओनर है। अगर मिस्टर बी की सेकंड प्रॉपर्टी से जो इंटरेस्ट है वो अगर सपोज 1.5 लाख आ रहा है, तो अब क्या करोगे? वो मिस्टर बी ए की सेकंड प्रॉपर्टी का 1.5 लाख का इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड का, और ये जॉइंट ओनरशिप में इसका प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट 75,000 का, दोनों का मिला के सीलिंग अब 2 लाख के ऊपर जा रहा है। तो आपको मिस्टर ए को बेनिफिट 2 लाख तक रोकना पड़ेगा। दैट 2 लाख रुपीज का बेनिफिट इज फॉर पर असेसी। हर एक पर्सन का अपना अपना 2 लाख का सीलिंग है। तो मिस्टर ए को 2 लाख का अलग सेपरेट सीलिंग मिलेगा, मिस्टर बी को 2 लाख का सेपरेट सीलिंग मिलेगा, बिकॉज दीज बोथ असेसीज आर एंजॉइंग द 2 लाख का सीलिंग। हम लोगों को नहीं पता इसके दूसरे प्रॉपर्टीज कौन से कितने हैं। और अगर दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वहां पे ऑलरेडी ये क्लेम कर रहा है, तो दोनों का कंबाइंड सीलिंग वापस से 2 लाख तक रोकना पड़ेगा। नाउ लुक एट दिस, अब क्या हो रहा है? सपोज मिस्टर बी की एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, क्या होगा भाई? मिस्टर बी को आप 75,000 का पूरा बेनिफिट दे दो क्योंकि 2 लाख के सीलिंग के नीचे है। बट एक के केस में क्या हो रहा है? दूसरी प्रॉपर्टी से 1.5 लाख का इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और ये वाला जो जॉइंट ओनरशिप है वहां पे 75,000 का बेनिफिट मिल रहा है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन 2 लाख के ऊपर जा रहा है। दैट्स वाई वी नीड टू रेस्ट्रिक्ट दिस अमाउंट टू अगेन 2 लाख। समझा? तो क्योंकि दोनों का अलग अलग सीलिंग है 2-2 लाख का, इसलिए दोनों के कैलकुलेशंस आपको सेपरेट सेपरेट ही करना है शुरुआत से। सब निकाल के फिर डिवाइड मत करो, ठीक है। मतलब देख लो, बेसिकली उसका बोलने का मीनिंग क्या है, आपको यहाँ पे सेपरेट कैलकुलेशंस करना है। कहाँ पे? सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। लेट आउट में कोई प्रॉब्लम नहीं है सीलिंग का, तो लेट आउट में हम लोग पूरा आंसर एक साथ कॉमनली निकाल के फिर डिवाइड करेंगे। सबको ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, देख लो यहाँ आ जाओ। यहाँ क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पे वो बोल रहा है लेट आउट या डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है जहां को ओनर्स है। वी शैल कैलकुलेट इनकम फॉर द एंटायर हाउस प्रॉपर्टी। पूरा एक ही कॉलम बना के पूरा एंड तक आंसर सेम जैसे हम लोग करते आए वैसे निकालना है। लास्ट में आपको इसको डिवाइड करना है प्रोपोर्शनेटली बिटवीन द कोनर्स। सेल्फ ऑक्यूपाइड में शुरुआत से सेपरेट कैलकुलेशंस करो। क्यों? बिकॉज अगर कोई और दूसरी प्रॉपर्टी भी है उसकी, तो वो सब कंसिडर करके फिर हम लोग कंबाइन सीलिंग इन टोटालिटी 2 लाख तक रोकेंगे पर असेसी। इज इट क्लियर? इजी है पॉइंट, बहुत ज्यादा, ठीक है। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, लॉजिक मैंने आपको और बोल दिया है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे ऐसा क्यों करना है? इसके नीचे आपके पास बहुत जगह होगी, है ना? तो यहाँ पे आपको एक नोट लिखना चाहिए। क्या लिखोगे नोट यहाँ पे? चलो मैं डिक्टेट करता हूँ। राइट ऑन नोट। फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में प्लूरल भी लिख दो उसका, IES, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज, फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज जो भी है, कॉमा, द टोटल सीलिंग, द टोटल सीलिंग of interest, the total ceiling of interest is rupees 2 lakh, is rupees 2 lakh per assessee, per assessee. Therefore, therefore, we need to calculate, we need to calculate the income separately. We need to calculate the income separately to restrict, to restrict the total ceiling, to restrict the total ceiling to rupees 2 lakh per assessee, to restrict the total ceiling to rupees 2 lakh per assessee, ठीक है। समझा सबको? ठीक है, हर एक पर्सन का अलग 2 लाख का सीलिंग है, तो इसलिए सेपरेट कैलकुलेशंस करके चेक करो कि उसका 2 लाख के ऊपर तो नहीं जा रहा है ना? अब बच्चों हैविंग सेड दिस, आपके नोट्स में इलस्ट्रेशन 11 पे आओ। अच्छा, एक और मैं आपको एक टिप दे रहा हूं।
जब भी टैक्स में क्वेश्चन थोड़ा भी बड़ा दिख रहा है, क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है बता दो, एग्जाम में आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप बहुत बड़ा क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो फर्स्ट जो लाइन है वहां से आपने पढ़ना चालू किया, क्वेश्चन एंड तक पढ़ा आपने, एंड तक आते आते वापस भूल जाते हो फर्स्ट की लाइन पढ़ा था। बहुत बार होता है ये, है ना, बिकॉज देर इज टू मच ऑफ डेटा इन द क्वेश्चन, यू गेट कंफ्यूज कि भाई करना क्या है, प्रोसेस कैसे करना है, उस चक्कर में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में दम नहीं होता है, बट बहुत बार क्वेश्चन का डेटा इतना ज्यादा होता है कि उसको प्रोसेस करते करते आपका वो क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूम करता है, एंड दैट बिकम्स चैलेंजिंग, व्हाई, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ऐसे में क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, कुछ नहीं करना है, उसका डेटा जो भी है आपको शॉर्ट में समरी लिख के प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है, अब देख लो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से समरी बना रहे हैं। अब व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन देख लो अच्छे से, यहाँ पे क्या लिखा है, Miss Aparna co-owns a residential house property in Calcutta with her sister Miss Dimple, where her sister's family resides. ठीक है, तो बच्चों दो लोग हैं, एक है अपर्णा और डिम्पल, ये दोनों ने क्या किया, ये दोनों भी को ओन करते हैं एक हाउस प्रॉपर्टी को। ये कौन सी हाउस प्रॉपर्टी, इज इट सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट, कैसे समझ रहा है, वहां लिखा है, क्या लिखा है, वेयर हर सिस्टर्स फैमिली रिसाइड्स, मतलब वो लेट आउट नहीं किया, वो क्या है क्लियरली दिस इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दोनों भी कोनर्स है। ठीक बात है, आगे क्या लिखा है, both of them have equal share in the property and the same is used for self occupation. Interest is payable in respect of loan of rupees 50 lakh at 10% taken on 1/4/2024 for acquisition of such house property. तो बच्चों ये देख लो, लोन कितने का है, ये हाउस प्रॉपर्टी पे 50 लाख का लोन है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%। लोन टेकन ऑन बोलो कौन से डेट को लोन लिया, 1/4/2024 को लोन लिया। ठीक बात है, आगे क्या लिखा है, इन एडिशन मिस अपर्णा ओन्स अ फ्लैट इन पुणे इन विच शी एंड हर पेरेंट्स रिसाइड, एक और प्रॉपर्टी है मिस अपर्णा की, एक और प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, कहाँ की, ये पुणे की प्रॉपर्टी है, ये पुणे की प्रॉपर्टी भी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये वाली कोलकाता की प्रॉपर्टी थी क्या, दोनों जो ओन कर रहे हैं कोलकाता की प्रॉपर्टी ये को ओन है, और अपर्णा की एक और पुणे की प्रॉपर्टी एक और सेल्फ ऑक्यूपाइड है। एक ऐसे से कितने घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकता है, दो, तो अपर्णा के दो घर हो गए या, एक कहाँ का है, कोलकाता का कोनर वाला, कोनरशिप वाला, और दूसरा पुणे का उसका अकेले का है और सेल्फ ऑक्यूपाइड है। चलो आगे क्या लिखा है बच्चों, आगे लिखा है शी हैज टेकन अ लोन ऑफ 3 लाख एट 12% ऑन 1/10/2024 फॉर रिपेयर्स ऑफ दिस फ्लैट। देख लो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लोन लिया है कितने का, कितने का, 3 लाख, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाँ 12%, कौन से रेट को, 1/10/2024 फॉर रिपेयर्स के लिए लिया है। अच्छा ठीक है, आगे कंप्यूट डिडक्शन विच वुड बी अवेलेबल टू अपर्णा एंड डिंपल। ठीक है बच्चों, और यहाँ क्या लिखा है, if both exercise the option of shifting out of default tax regime, shifting out of default tax regime, look at the language जो कल लिखा के दे रहा था मैं, सर इतना आप ऐसा कॉम्प्लिकेट करके क्यों लिखा रहे हो, ये इसकी वजह से है ना, शिफ्टिंग आउट मतलब नॉर्मल रीजन से निकालना है। ओके अच्छा बच्चों, अब देख लो, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको पहले तो ये बताओ आप लोग, ये सेल्फ ओकेट प्रॉपर्टी में दोनों कोनर्स है, चार्ट चेक करो क्या करोगे, अगर सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी में को ओनरशिप है तो अलग अलग निकालना है। ठीक है, सो देख लो मैं आपको किस तरीके से बता रहा हूं, पर्टिकुलर्स बना रहे हैं हम लोग, कॉलम कैसे बनेगा, अपर्णा का अलग हिसाब और डिंपल का अलग हिसाब है। ठीक है, सबसे फर्स्ट कैपिटल कौन सी प्रॉपर्टी का करो हिसाब, कोलकाता की प्रॉपर्टी का। बताओ कोलकाता की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट, पहले ये बोलो प्री कंस्ट्रक्शन का कुछ निकलेगा क्या हिसाब, क्यों नहीं, क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन के लिए अपने पास प्रॉपर्टी कौन से साल में बनी उसका डेट चाहिए, लिखा ही नहीं है, लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो प्री कंस्ट्रक्शन का कुछ हिसाब ही नहीं है। अब बोलो 50 लाख पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 5 लाख होगा, ये 5 लाख पूरे प्रॉपर्टी का है क्या, तो अपर्णा को कितना दोगे यहाँ पे 2,50,000 और टिम्पल का 2,50,000, बट क्योंकि सिंगल प्रॉपर्टी का भी सीलिंग लिमिट होता है, सो वी विल नाउ रेस्ट्रिक्ट दिस 2,50,000 टू 2 लाख। सिमिलरली डिंपल के केस में भी 2.5 लाख का कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं करना है यहाँ पे बच्चों, एक सेकंड आपको एक और चीज बताऊंगा यहाँ पे, आपको ऐसा नहीं करना है सर, एक घर के लिए आपने बोला था कि सीलिंग लिमिट 2 लाख का ही होता है, कोलकाता का एक ही घर है, कोलकाता का एक ही घर ना, तो एक घर का सीलिंग कितना है
2 लाख, तो यहाँ पे 2-2 लाख, आप ऐसा 4 लाख हो गया बेनिफिट तो। बच्चों असेसी अलग है, असेसी अलग है, इसलिए पूरा बेनिफिट मिलेगा। 2 और 2 4 लाख का मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपके दिमाग में और कुछ चल रहा है क्या? को ओनरशिप करके आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, एक चीज और बता रहा हूं, एवरीवन प्लीज लिसन, सुनो। कभी भी अगर एक घर में बहुत लोग रह रहे हैं, एक ही पर्सन के नाम से ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं लेना चाहिए, फॉर अ सिंपल रीजन। इस तरीके से आप टैक्स में प्लानिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज से हस्बैंड के नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज है, तो वाइफ के नाम पे और प्रॉपर्टीज लेने में ज्यादा समझदारी है। क्यों? हस्बैंड को 2 प्रॉपर्टीज सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करने का चांस है, और वाइफ को भी 2 प्रॉपर्टीज सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करने का चांस है। सो दे कैन यूज दिस एंड प्लान टैक्सेस अकॉर्डिंगली। टोटल 4 घर है, अगर चारों घर हस्बैंड के नाम पे हो गए तो क्या होगा? 2 घर को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हैं, बाकी 2 जबरदस्ती डीम लेट आउट हो गए, है ना। यू कैन प्लान टैक्सेस कैसे? 2 घर हस्बैंड के नाम पे रखो, 2 घर वाइफ के नाम पे रखो। इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से टैक्स को प्लान किया जा सकता है, और चारों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करके आप टैक्स ही नहीं भरोगे। स्मार्ट वे ऑफ प्लानिंग टैक्सेस। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा, जब हम लोग कैपिटल गेन्स पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाओगे किस तरीके से और टैक्स प्लानिंग की जा सकती है। कैपिटल गेन्स एक बार होने दो। और बच्चों एक बार कैपिटल गेन्स अपना लास्ट एक अपना गिफ्ट का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। द मोमेंट वी डू दिस, आपको एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा टैक्स का। ठीक है, और आपको अचानक से टैक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, बिकॉज टैक्स में हम लोग इतने सारे जुगाड़ कर सकते हैं, जैसे बहुत सही तरीके से क्लाइंट को सजेस्ट करके उसका बहुत ज्यादा टैक्स बचाया जा सकता है। ठीक है, इनफैक्ट आई माई सेल्फ आई हैव टेकन लॉट ऑफ सेशंस ऑन हाउ टू प्लान टैक्सेस ओनली जस्ट इन इक्विटी। स्टॉक मार्केट में टैक्स का प्लानिंग कैसे करते हैं, इसका मैंने एक घंटे का सेशन लिया था, एंड दैट वाज अ वेरी गुड सेशन, बिकॉज बाद में मेरे को समझ में आया कि मैंने जिसको वो 1 आवर का सेशन लिया था, वो जो ओनर है उसके, है ना, उन्होंने उसको सेल किया वो प्रोडक्ट को, एंड दैट वाज अ सुपर हिट प्रोडक्ट। बाद में रियलाइज हुआ 1 साल के बाद व्यूज देखने के बाद कि इतने लोगों ने खरीद लिया उसको। तो मैं आपको बताऊंगा ये सब चीजें, बट थोड़ा सा आपको 1-2 चैप्टर्स होने के बाद उसका ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, नॉट राइट नाउ। अब बोलो बच्चों, आपको ये समझ में आया क्या? देख लो, नहीं तो क्या होगा, अगर ये प्रॉपर्टी सिर्फ अपर्णा ने पूरा प्रॉपर्टी खरीदा रहता था तो क्या प्रॉब्लम रहता था? आप लोग ये 5 लाख के इंटरेस्ट को 2 लाख पे रेस्ट्रिक्ट करते थे, बट अभी 2.5-2.5 लाख आप स्प्लिट करके 2-2 लाख, मतलब टोटल 4 लाख का बेनिफिट ले पा रहे हो। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और, ये डिंपल और अपर्णा का हिसाब हो गया कोलकाता के घर का। एक और घर है क्या? अपर्णा का कौन सा घर है? पुणे का। ठीक है, तो अभी भले ही सीलिंग खत्म हो चुका है 2 लाख, बट आपको प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब पुणे के घर में क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 लाख का यहाँ पे लोन है, उस पर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताओ कितना होगा? प्री कंस्ट्रक्शन इधर भी नहीं निकलेगा। ठीक है, कितना आएगा? 36,000 आएगा, बट दिस हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू, वाई? बिकॉज इट इज टेकन फॉर रिपेयर। तो आप क्या कर रहे हो, ये 36,000 जो है इसको आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो 30,000 पे। नाउ व्हाट शुड यू डू? आपका अपर्णा के केस में 2,30,000, इसका टोटल करो, 2,30,000 आ रहा है। एक घर का भी सीलिंग 2 लाख है मैक्सिमम, और दोनों घर का मिला के भी 2 लाख है ना। तो दोनों घर का मिला के अब वापस से आप इसको 2 लाख पे रेस्ट्रिक्ट करोगे, इसका तो सीलिंग ऑब्वियसली खत्म हो चुका है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या होगा? दोनों को 2-2 लाख का बेनिफिट मिलेगा, तो इनका 2-2 लाख का लॉस ही क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में बाकी सब तो जीरो ही होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो इसको अब मैं जैसे बता रहा हूं वैसे इसको प्रेजेंट करो। चलो राइट ऑन इलस्ट्रेशन 11 का आंसर। इन दिस केस, in this case, as Aparna and Dimple, in this case as Aparna and Dimple are co-owners of this property, are co-owners of this property, comma, which is self-occupied, comma, we shall calculate the income from house property, we shall calculate the income from house property separately
separately for both Aparna and Dimple to see the ceiling limit of interest under section 24B. अंडर सेक्शन 24B ब्रैकेट में लिखो मैक्सिमम ₹2 लाख पर असेसी, मैक्सिमम ₹2 लाख पर असेसी फॉर बोथ दी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज. ठीक है, करो ना, कर सकते हो. सी को ओनरशिप हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. ठीक है, रिलेटिव्स में होता है को ओनरशिप. हाँ, लो ना, बिल्कुल लो, पूरी फैमिली के नाम पे लो, क्या प्रॉब्लम है. को ओनर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, यू कैन डू दैट. चलो, चार चार लोग ओन कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, चलेगा. प्रॉब्लम कहाँ आएगा बताओ, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम कहाँ आएगा. नॉट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टैक्स. सही बोल रहे हो. सपोज किसी को सेल करना है, अब चारों का साइन लगेगा सेल करने में, यू विल लूज दैट इंडिपेंडेंस. नहीं, ऐसा नहीं होता है, मैं वही बता रहा हूं, ऐसा नहीं होता है, घोर कलयुग है, ऐसा नहीं होता है. पीपल पीपल रियली वांट देयर ओन इंडिपेंडेंस. ठीक है, मतलब मेरे को अगर पैसों की जरूरत है और मेरे को सेल करना है और दूसरे को सेल नहीं करना है, देन इट विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. मैं मेरा 50% पोर्शन कैसे बेचूं, उसका रेट नहीं आएगा, प्रॉपर्टी तो पूरी है ना. तो अनलेस बोथ ऑफ देम साइन, आई हैव सीन इट प्रैक्टिकली लॉट ऑफ टाइम्स यार, है ना. मतलब दो भाई कोनर्स है और दोनों में बातचीत बंद है, अब वो प्रॉपर्टी को सेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो नॉट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टैक्स. कन्वीनियंस आप लूज कर लोगे, ठीक है, बट ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू दैट टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सेव करोगे पैसा. ठीक है, चलो, आपने लिखा. बच्चों एक काम करते हैं, विल डू वन थिंग. पहले ना हम लोग अपर्णा के केस में पूरा कैलकुलेशन करते हैं अलग से, फिर डिंपल का अलग से कैलकुलेशन निकालते हैं. ठीक है, साइड बाय साइड करोगे. चलो ठीक है, साइड बाय साइड करो. कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन. आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिडक्शन ही पूछा है. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B. कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर AY 2627, फॉर AY 2627 लिखा. अब देख लो कैसे बनाने कॉलम्स, ध्यान से सुनो बच्चों. पर्टिकुलर्स का एक कॉलम, अपर्णा के केस में आपको दो कॉलम्स बनाने, इनर एंड आउटर, क्योंकि उसके दो घर है ना. और डिंपल के केस में एक कॉलम बनाओगे तो भी चलेगा. चलो डिंपल के केस में भी दो कॉलम बना दो. हाँ, ठीक है. वहां लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी एट कोलकाता. कलकत्ता लिखो प्लीज, डाउट आए इतना मेरे को, अपना दिमाग नहीं लगाने का.
ठीक है, लिखा, अंडरलाइन करो इसको पूरा। इसमें अभी बोलो लोन का अमाउंट कितना है? 50 लाख। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%। कितना आएगा? 5 लाख। यहां लिखो अपर्णा का शेयर, यहां लिखो डिम्पल का शेयर। 2,50,000, 2,50,000। तो भी अपर्णा के केस में पहले आप 2,50,000 इनर कॉलम में लिखो। अगेन डिम्पल के केस में भी 2,50,000। उसके नीचे लिखना हाउएवर सीलिंग लिमिट फॉर सेल्फ occupied house under section 24B is ₹2 लाख। तो आप यहां पे आउटर कॉलम में इसको 2 लाख कर दो। कर दिया। अब दूसरा घर कौन सा है? कैपिटल भी लिखो। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी एट पुणे। लोन का अमाउंट कितना है? 3 लाख। उस पे 12%, कितना होगा? 36,000। इनर कॉलम है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अपर्णा के केस में है ना सिर्फ। उसके नीचे लिखो हाउएवर एज लोन is taken for repairs, interest for this house shall be restricted to ₹30,000। तो ये बाहर 30,000 लेके जाओ। ओके, therefore total A plus B 2,30,000, 2 लाख। Under section 24B, the interest for self-occupied properties in toto cannot exceed ₹2 लाख। टोटो मतलब टोटालिटी, उसको घर पे प्यार से टोटो बोलते हैं। हाँ, टोटो इज अ वर्ड, लिख सकते हैं, मतलब क्या लिखना ही है। इसमें तो 2 लाख पे रेस्ट्रिक्टेड है ऑलरेडी। हो गया, सबने लिखा? बच्चों कंक्लूजन लिख दो ना प्लीज। कंक्लूजन क्या लिखोगे? एग्जैक्ट क्वेश्चन में क्या पूछा चेक करो। आपको इंटरेस्ट पूछा है 24B का, असेसी का नाम, असेसमेंट ईयर, इंटरेस्ट का अमाउंट। चलो फास्ट लिखो कंक्लूजन।
डन, सबने लिखा क्या कंक्लूजन? अच्छा ये बताओ इलस्ट्रेशंस में और कोई इलस्ट्रेशन बचा है क्या? फिफ्थ वाला कौन सा? ये वाला? अच्छा बच्चों लेट्स रीड दिस एंड आप आंसर बताना क्या होगा, फिर होमवर्क ले लेना। गणेश हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 2,50,000। ध्यान दो सब लोग, सभी लोग इलस्ट्रेशन 5 पे आओ जल्दी, स्टॉप टॉकिंग प्लीज। हाँ म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया 2,50,000, फेयर एंड 2 लाख दिया है, स्टैंडर्ड एंड 2,10,000 दिया है। प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ, ठीक है। However, the tenant vacated the property on 31/1/2026। ठीक है, टेनेंट ने प्रॉपर्टी खाली कर दी है। तो बच्चों आपको ये चेक करके बताना है कितने मंथ्स का वेकेंसी लॉस होगा। 2 महीने का वेकेंसी लॉस है ना, फेब्रुवरी एंड मार्च 2 महीने घर खाली था अपने प्रीवियस ईयर में। अनरिलाइज रेंट भी दिया है 20,000 का है, मतलब 1 महीने का रेंट उसने पे नहीं किया। एक्चुअल रेंट कितना होगा बच्चों? एक्चुअल रेंट बता दो जल्दी से। 2,40,000 पूरे 12 महीने का ले रहे हो। एक्चुअल रेंट में अनरिलाइज रेंट को भी ऐड कर दिया और वेकेंसी लॉस को भी ऐड कर दिया। वेरी गुड, सही कर रहे हो, ठीक है। अच्छा रूल 4 के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे, ठीक है, तो माइनस करना पड़ेगा जीवी में। ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस एट 8% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाज 65,000। इंटरेस्ट रेडीमेड दिया है, सिर्फ जीवी निकालना है, आपका पूरा काम इजी हो गया। बता सकते हो जीवी? बताओ पहले क्या आएगा। जीवी बोलो। 1,80,000 सबका आ रहा है क्या? ठीक है, देख लो कंफर्म करो 1,80,000 बराबर है क्या? म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ फेयर एंड विच इज हायर 2,50,000 सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट 2,10,000, एक्सपेक्टेड रेंट 2,10,000 है। फिर क्या करोगे? एक्चुअल रेंट कितना है माइनस अंडरलेज रेंट, मतलब 2,20,000 होगा क्या? तो 2,20,000 वैसेस 2,10,000, हायर कौन सा है? 2,20,000। बट लास्ट में आपको वेकेंसी लॉस माइनस करना है। वेकेंसी लॉस 2 महीने का कितना होगा? 40,000। तो ये माइनस करके कितना आएगा? 1,80,000। सही आंसर है। अब आगे कैलकुलेशन बताओ। 1,80,000 में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करो। आगे का करो ना पूरा, मेरे को फाइनल आंसर बताओ कितना? 47,000, एग्जैक्ट 47,000 सबका आ रहा है क्या? टेक दिस एज होमवर्क यार, एकदम इजी क्वेश्चन है। जीएवी का नंबर लिख लो और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का नंबर नोट कर लो। 47,000 फाइनल आंसर है, 1,80,000 जीएवी है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बच्चों, बट एग्जाम में कभी कभी वहां लिखा रहता है कि वो रह रहा है वहां पे घर में, मतलब तो बाकी सब डिटेल्स इररिलेवेंट हो गए। वो घर में रह रहा है मतलब जीएवी निकालना ही नहीं है। घर में रह रहा है तो क्या आएगा आंसर? -65,000। अगर घर में रह रहा है और वहां लिखा है कि लोन लिया है रिपेयर के लिए तो -30,000। सो डिपेंड करता है आपको कैसे वो ट्विस्ट कर रहा है क्वेश्चन। इजी होते हैं बहुत, ठीक है। टेक दिस एज होमवर्क। और बताओ इलस्ट्रेशंस में कोई पेंडिंग है क्या? सारे हो गए। अब अपने इलस्ट्रेशंस के नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हैं वहां आ जाओ, बहुत सारे हैं। चलो क्वेश्चन 1 पहले पढ़ो बच्चों। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। आप दिमाग लगाओ क्या करना है। सभी लोग आ जाओ क्वेश्चन 1 पे। मिस्टर रमन is a co-owner of a house property along with his brother holding equal share in the property, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू दिया प्रॉपर्टी का, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, रेंट रिसीट भी दे दिया। लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज जॉइंटली टेकन एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इज 25,000 आउट ऑफ विच 21,000 हैज बीन पेड। कितना पे किया? 21,000। और इंटरेस्ट कितना है? 25,000। मैं अभी आगे और कुछ नहीं बोलूंगा, आपको खुद का दिमाग लगाना है। आगे इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज 450। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज 450। To repay this loan, Raman and his brother have taken a fresh loan and interest charged on this loan is 5,000। ये लोन को रिपे करने के लिए एक और लोन लिया, इसकी टोपी उसके सर चल रहा है। एक बैंक को देने के लिए दूसरे बैंक से लोन लिया, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस 5,100 हैव बीन पेड बाय द टेनेंट। टेनेंट ने पे किया है।
हर चीज में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है बच्चों। आगे, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहले मेरे को एक चीज बताओ, हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन? अगर को ओनरशिप है, चार्ट चेक करके बताओ, अभी जो को ओनरशिप का चार्ट बना था, लेट आउट प्रॉपर्टी क्या करोगे? पूरा एक ही निकालो, एज इफ कोई एक ही ओन करता है, फिर लास्ट में उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो पूरे घर का मेरे को आप प्रॉपर्टी का इनकम बताओ, फिर लास्ट में डिवाइड करना है उसको दो से। कितना आ रहा है? 96,000 आया आंसर पूरे घर का। अच्छा, पूरे घर का बताओ आंसर, सबका क्या क्या आ रहा है बताओ। 9,500,000। 1,01,000। 97,400। 97,430। 96,000। 1,01,000। ऑलराइट बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस। ठीक है, आपने पूरे घर का क्या ट्रीट करके निकाला? लेट आउट। लेट आउट में सबसे फर्स्ट क्या निकाला? जीवी। तो जीवी मेरे को बताओ कैसे निकाला? एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच इज हायर 160 सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, यानी कि ये भी 160 आएगा। एक्सपेक्टेड रेंट इज 1,60,000। ठीक है, व्हाट इज योर एक्चुअल रेंट? एक्चुअल रेंट 15,000 इंटू 12, 1,80,000। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, अंडरलाइज वेकेंसी लॉस, दोनों का हायर कितना होगा? तो जीवी इज 1,80,000। ओके परफेक्ट। अब 1,80,000 में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करो। नहीं करना है कि करना है? किन लोगों ने किया माइनस? किया है तो किया है गलती से। हाँ, माइनस नहीं होता है। क्यों माइनस नहीं होता है? क्योंकि दिस हैज बीन पेड बाय द टेनेंट, असेसी ने खुद पे करना चाहिए, तो ये माइनस नहीं करने का। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? 1,80,000 ही आपका एनएवी होगा। अब बोलो इसमें से 30% माइनस करोगे, 1,30,000 बताओ ना नंबर। 1,80,000 का 30%, 54,000 माइनस किया। ठीक है, और क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट बोलो मेरे को, आप कितना माइनस करोगे? इंटरेस्ट 25,000 का है, पे कितना किया? 21,000। कितने सारे स्टूडेंट्स ने 21,000 माइनस किया? 21,000। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन अक्रूअल बेसिस, नॉट ऑन पेमेंट बेसिस। म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। फिर इसे क्लियर क्लियर बता रहा हूं, एमयून इस पे लिख भी देंगे। म्युनिसिपल टैक्स पे किया तो ही अलाउ होता है, इंटरेस्ट अक्रूअल बेसिस पे अलाउ होता है। कैन यू जस्ट कंफर्म एवरीवन, प्लीज कम टू दैट इंटरेस्ट का चार्ट, वहां पे लिखा है क्या पॉइंट? उसको हाईलाइट कर दो। इंटरेस्ट के चार्ट में आ जाओ, वहां पे अलग से क्लियरली एक पॉइंट लिखा रहेगा, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन अक्रूअल बेसिस। मेरे ख्याल से नोट्स पे लिखा है, उसके चार्ट में जो नोट्स बने हैं उस पर लिखा है क्या? ठीक है, तो बच्चों ये आपको पूरा 25,000 का बेनिफिट मिलेगा, 21,000 का नहीं, पूरा 25,000 का। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज 450, वहीं पे वही चार्ट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। तो 450 जिन्होंने माइनस किया उनको बोल रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये लोन को पे करने के लिए एक और लोन लिया, कितना उस पर इंटरेस्ट है? 5,000, ये अलाउ करना है? ये अलाउ होगा। वाई? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू दी हाउस प्रॉपर्टी, वही घर से रिलेटेड है वो।
लोन को रीपे करने के लिए अगर आप एक और लोन लेते हो, वो रिलेटेड ही है वही चीज से, तो आपको 5,000 का भी बेनिफिट देना है। कितने बच्चों ने दिया है ये बेनिफिट? कुछ बच्चों ने माइनस किया है, सही हुआ है उनका आंसर। बोलो यहाँ पे क्या आएगा फिर आपका टोटल इंटरेस्ट? 30,000। तो इसमें से 30,000 माइनस करो तो आपका आंसर आएगा 96,000। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये पूरे घर का है, बट हमें किसका चाहिए? रमन का चाहिए। तो रमन के केस में डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो कितना आएगा? 48,000 वुड बी द आंसर। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें अलग अलग वैरायटी के मिस्टेक्स हो सकते हैं, है ना। इंटरेस्ट का क्या कहना है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलो लिखते हैं इसका आंसर। एमसीक्यू में आके तो सारे ऑप्शन सही लगेंगे आपको कुछ कुछ देर में। अरे ये भी तो आया था अभी 2 मिनट पहले, ये आया था, अरे ये भी है। राइट ऑन। इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन बोलू क्या? इन दिस क्वेश्चन एज मिस्टर रमन, as Mr. Raman is co-owner of the property. In this question, as Mr. Raman is co-owner of the property and it is a let out property, and it is a let out property. We shall first calculate the income assuming only one owner, and then we shall proportionately allocate the income to co-owners, and then we shall proportionately allocate the income to co-owners। लिखा? चलो अब उसके नीचे लिखो जैसे बता रहा हूं। computation of income from house property, computation of income from house property for AY 26-27 in the hands of Mr. Raman. Particulars and make 2 columns. रुपीस के 2 कॉलम्स, इनर आउटर। नंबर 1, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अंडरलाइन करो। उसमें लिखो नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट, इनर कॉलम में कितना रहा है? 1,60,000। नंबर 2 एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट, फॉर्मेट है वो सिर्फ शो करने का, अनरियलाइज है नहीं कुछ ऐसा। कितना है? 15,000 इंटू 12 कितना आएगा? 1,80,000। ठीक है लिख दो। नंबर 3 हायर ऑफ 1 and 2, ये हायर ऑफ 1 and 2 आउटर कॉलम लिख दो, ये आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 1,80,000। लिखा? उसके नीचे नंबर 2 ग्रॉस एनुअल वैल्यू का नंबरिंग क्या दिया आपने? जो भी नंबरिंग दिया है उसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करो, उसमें नंबर 2 लिखो भाई, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस। बच्चों नंबरिंग कैसे देना है देखो, ये बहुत बेसिक सी चीज है, बताने की जरूरत नहीं रहना चाहिए, बट स्टिल एक बार सुन लो। आपने नंबर 1 जीवी लिखा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब इसको ऑनलाइन किया, अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू के कैलकुलेशन में वापस नंबरिंग दे रहे हो, वापस नंबर 1 मत लिखो यार, कुछ और नंबरिंग दो।
इफ यू आर राइटिंग नंबर वन नंबर टू हियर ऑल्सो यूज सम अदर फॉर्मेट, रोमन नंबर लिखो, बेसिक चीज है। अब जैसे जीवे का कैलकुलेशन हो गया, अब वापस आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद नेक्स्ट क्या लिखते हो, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस। तो इनका नंबरिंग मैच होना चाहिए, ये इंटरनल नंबरिंग मैच होना चाहिए। बेसिक पॉइंट है, बहुत ज्यादा बता रहा हूं, ये तो आपको हर अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में, हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में काम में आएगा। चलो लिखा आपने, लेस म्युनिसिपल टैक्स, ब्रैकेट में लिखो नॉट अलाउड एज इट इज, नॉट अलाउड एज इट इज पेड बाय द टेनेंट, नॉट अलाउड एज इट इज पेड बाय द टेनेंट। आगे का कैन यू सॉल्व, करो पूरा सॉल्व। सॉल्व कर रहे हैं पूरा, क्या पूछ रहे हो क्या। फर्स्ट लेक्चर में थके हुए हो। अच्छा, कल का इफेक्ट बगैर वार्म अप किए खेलने से ऐसे ही होता है। वेरी डेंजरस। इंटरेस्ट के लिए वहां पे कुछ भी नोट मत लिखो, आप इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 बी लिखोगे ना, उसको भी अंडरलाइन करके उसमें पहले ये लिखना कि इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद एक और लिखना इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द अर्लियर लोन। हाँ लिख के बताओ ना अलग से कैलकुलेशन, 25 और 5,000 अलग अलग दिखाओ, इनर कॉलम बनाया आपने, इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे अर्लियर लोन ऐसा लिखना। बच्चों नंबर्स मेरे को अलग अलग दिखना चाहिए, 25,000 और 5,000 इनर कॉलम में इंटरेस्ट का, डायरेक्टली 30,000 मत लिखो। डन। डन। सबने लिखा क्या, 96,000 तक आया, तो उसके बाद में लास्ट लिख दो ना, देयरफॉर रमन्स शेयर आउट ऑफ अबाउ 96,000, देयरफॉर रमन शेयर आउट ऑफ अबाउ इज इक्वल टू 96,000 का 50%, कितना आएगा 48,000। कंक्लूजन भी लिखो, चलो कम ऑन। सबने लिखा, कंक्लूजन लिखा, नहीं लिखा, लिखो, डोंट डू दैट, लिखो खुद से।
ऑलराइट बच्चों, दिस इज डन। आप लोग आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे, एंड मार्क दिस एज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है क्या है? ठीक ही है। अच्छा, इसके नीचे कुछ नोट्स लिखना है क्या आपको? क्वेश्चन 1 के नीचे? क्या नहीं, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, लिखो एमयू नोट। एमयू नोट्स, एमयू नोट्स में लिखना। नंबर 1, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B, interest under section 24B is allowed on accrual basis, is allowed on accrual basis. Therefore, even if it is not paid to the bank, therefore even if it is not paid to the bank, comma, it can be claimed under section 24B. It can be claimed under section 24B. लिखा? ओके, उसके नीचे लिखो अभी नेक्स्ट नंबर 2, interest on unpaid interest is not allowed. Interest on unpaid interest is not allowed under section 24B as only simple interest can be claimed. As only simple interest can be claimed. Full stop. आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट नाम की एक चीज होती है और कंपाउंड इंटरेस्ट नाम की एक चीज होती है? ये कौन सा इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, वो अलाउ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस unlike interest, municipal taxes unlike interest cannot be claimed, cannot be claimed if not paid, if not paid, full stop। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, म्युनिसिपल टैक्सेस पेमेंट बेसिस पहला होता है, इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पहला होता है। ठीक है, और आगे एक और लाइन, अच्छा आपने वो ऑलरेडी लिख दिया ना, टेनेंट ने पे नहीं किया। ठीक है, डन। ओके बच्चों, कम टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। आप लोग को मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप खुद से पढ़ो क्वेश्चन और इसका आंसर बताओ क्या आएगा। बहुत कुछ लिखा है क्वेश्चन में।
बच्चों आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहे हो मेरे को बस इतना बता दो। इसके घर के दो यूनिट से बोल रहे हैं, एक ही घर को दो हिस्सों में बांट दिया, और फर्स्ट यूनिट को इसने क्या किया, खुद यूज किया, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और दूसरा यूनिट ये लेट आउट कर रहा है, तो क्या करोगे? एक घर के दो हिस्से इसने खुद से कर दिए, क्या करना है? अलग अलग प्रॉपर्टीज ट्रीट करके आंसर सॉल्व करना है। बट प्रॉब्लम यहां पे क्या है, सुनो अच्छे से। जब, हाँ, इस पूरे प्रॉपर्टी के कुछ डिटेल्स कॉमन है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन पूरे बिल्डिंग का है वो, समझा क्या? स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस, ये पूरे बिल्डिंग का नंबर है, इंटरेस्ट का भी पूरे बिल्डिंग का नंबर है। हाँ, तो आपको 50-50% करना पड़ेगा इक्वल यूनिट से। कोई भी जल्दी से बता दो लेट आउट पोर्शन का आंसर, लेट आउट पोर्शन का 48 टू 48,225। मेरे को सिर्फ लेट आउट पोर्शन का नंबर चाहिए बच्चों, सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो कोई भी बता देगा यार। सेल्फ ऑक्यूपाइड का क्या है नंबर, ये सबका मैच होना चाहिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड का आपका आंसर कितना आ रहा है? बच्चों सेल्फ ऑक्यूपाइड का आंसर बताओ ना यार, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। हाँ, निगेटिव 9,000 आया क्या सबका? सही आंसर है। लेट आउट का आपका आंसर बताओ, सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो आपका -9,000 आएगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं आ रही, सीधा सीधा है। कितना आ रहा है? 49,695। हाँ, दूसरा आंसर किसका क्या है? 37,025। और 48,225, 37,725, 47,000। हाँ, हाँ, 42,500। कितना? 25,000, 925, ठीक है। कैन यू, हाँ बोलो। फोर्थ ऑप्शन 37,725, ठीक है। अच्छा, पहले क्वेश्चन का आंसर करो बच्चों। आप जब इसका लेट आउट का आंसर निकाल रहे हो, पहले जीवी बताओ क्या है आपका। जीवी कितना है? कितना आ रहा है? 80,000 आ रहा है। जाओ यार, फाइल में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ रुको, एक सेकेंड, 2 मिनट रुक जाओ। बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर करो, जीएवी कैसे निकाला आपने? पहले आप एक्सपेक्टेड रेंट पूरे घर का बोलो क्या आएगा, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच इज हायर, हायर इज 1,90,000, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट 1,62,000। इसको डिवाइडेड बाय 2 करो, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ 50% पोर्शन का निकालना है, ये समझा क्या सबको? पूरे घर का है ये नंबर, तो कितना है? 81,000। ये क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट। 81,000 एक्सपेक्टेड रेंट है, ठीक है। बट ये आपको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना है? 8,000 इंटू 12 कितना आएगा? 96,000। कुछ अनरियलाइज्ड रेंट है क्या? अनरियलाइज्ड वेकेंसी लॉस है, ठीक है। ये एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट इतना आता है, तो दोनों में से हायर 96,000, इसमें से माइनस करो आपका 2 महीने का वेकेंसी लॉस, कितना? 16,000 माइनस करो, कितना? 80,000। यहां तक सबका आया। बच्चों फिर तुम लोग इतने अलग अलग नमूने के मिस्टेक्स क्यों कर रहे हो? इतने वैरायटी के आंसर्स क्यों बोल रहे हो? 80,000 तक आ गया,
तो आगे है क्या क्वेश्चन में तुम, इसमें से माइनस करो म्युनिसिपल टैक्स। पेड बाय मिस्टर एक्स मतलब खुद ओनर ने पे किए हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। 15% म्युनिसिपल वैल्यूएशन का कितना होता है? 1,90,000 का 15%, 25,000, 28,500 डिवाइडेड बाय 2, कितना? 14,250। ये सबका है यहां तक? क्या बात है, एनएवी भी सही कर रहे हो। कितना आ रहा है एनएवी? 65,750। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से क्या माइनस करोगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो। नंबर बोलो स्टैंडर्ड डिडक्शन का। कितना? 19,725। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब इंटरेस्ट बोलो कितना है? माइनस करो 9,000। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सारा नंबर यूज किया है। लाइट एंड वाटर चार्जेस, लीज मनी यूज नहीं किया है। कितने सारे स्टूडेंट्स ने जेन्युइनली बताना ये सब माइनस किया है? माइनस किया है। जब मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% में सारे खर्चे अज्यूम्ड होते हैं। फॉर्मेट में स्कोप ही नहीं उसको माइनस करने के लिए, जबरदस्ती अपना फॉर्मेट मत बनाओ। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड बाकी स्टूडेंट्स के आंसर कैसे गलत हुए। हाँ, म्युनिसिपल वैल्यूएशन का परसेंटेज दूसरे नंबर पे लिया। बहुत क्रिएटिव हो गए तुम लोग मिस्टेक्स में भी। चलो ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। वहां लिखना पहले क्वेश्चन 2 के पहले। इन दिस केस, in this case, as house is having, in this case as house is having two identical units, comma, we can assume that we can assume that 50% of the area is self-occupied. We can assume that 50% of the area is self-occupied and balance 50% is let out. Full stop. Next लिखना, therefore all the data such as municipal tax, comma, fair rent, comma, standard rent, comma, municipal value and interest are given for the entire house property. Are given for the entire house property. Full stop. उसमें नीचे लिखो अभी, computation of income from house property of Mr. X for AY 26-27. पर्टिकुलर्स एंड 2 रुपीज के कॉलम बनाओ, इनर एंड आउटर। बनाए, उसमें लिखो कैपिटल ए, कैपिटल ए। लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी अंडरलाइन करो। नंबर 1, नंबरिंग कैसे दे रहे हो ध्यान दो अभी उसका अपने अपने हिसाब से। नंबर 1, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू अंडरलाइन। स्मॉल ए, स्मॉल ए लिखो इसमें। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट,
बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पूरे बिल्डिंग का निकालते हैं, हर जगह 50-50% नहीं करते हैं, है ना। पूरे बिल्डिंग का पहले हम लोग जीवी निकालते हैं, उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, वन एंड द सेम। ओके, बेसिकली पूरे बिल्डिंग का एक्सपेक्टेड रेंट एक साथ निकालते हैं। ओके, एक्सपेक्टेड रेंट लिखा आपने। ओके, कितना आएगा बताओ एक्सपेक्टेड रेंट? 1,62,000 इनर कॉलम में लिखो। हाँ, अब लिखो उसके नीचे स्मॉल बी एक्सपेक्टेड रेंट, फिर से लिखो एक्सपेक्टेड रेंट। क्यों कंपैरिजन, आप एक्चुअल रेंट कर रहे हो, 50% पोर्शन ही है ना। एक्सपेक्टेड रेंट ब्रैकेट में लिखो लेट आउट पोर्शन, लेट आउट पोर्शन। आपने ऊपर कैपिटल लिख के क्या लिखा, लेट आउट प्रॉपर्टी लिखा, ब्रैकेट में उसकी 50% लिख दो ना, पूरे घर का 50% है वो, ठीक है। हाँ बोलो, अभी एक्सपेक्टेड एंड लेट आउट पोर्शन का कितना आएगा, उसका हाफ 81,000 इनर कॉलम में। उसके नीचे सी पॉइंट एक्चुअल रेंट, एनालाइज है क्या कुछ, छोड़ दो, एक्चुअल रेंट लिखो चलेगा। एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट ब्रैकेट में कैलकुलेशन देखो, 8,000 इंटू 12, इनर कॉलम में 96,000। नेक्स्ट डी पॉइंट, हायर ऑफ बी एंड सी, हायर ऑफ बी एंड सी कितना है, 96,000 लिख दो। इनर में सब ऑब्वियसली वेकेंसी लॉस माइनस करना बाकी है। ई पॉइंट, देयरफॉर gross annual value is equal to, therefore gross annual value is equal to D minus vacancy loss, D minus vacancy loss। पर्टिकुलर्स में कैलकुलेशन बताओ, 96,000 माइनस, एक ब्रैकेट बनाओ, वो ब्रैकेट में 8,000 इंटू 2 करो, किया कितना रहे, 80,000 बाहर के कॉलम में, किया एक लाइन छोड़कर नीचे। नंबर 2 लेस डी क्यू भाई, नंबर 2 ग्रॉस एनुअल वैल्यू का नंबरिंग मैच करना है। नंबर 2 लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, which is equal to 1,90,000 into 15% into 1/2, कितना 14250, परफेक्ट, माइनस कर दो। उसके नीचे नंबर 3, therefore net annual value कितना 65,750, हो गया। उसके नीचे अब आगे का करो खुद से बच्चों, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है, एंड इंटरेस्ट आपको 1,500 इंटू 12 इंटू 50% करना है। कैन यू सॉल्व दिस नाउ, ये पूरा कंप्लीट करो। कैपिटल बी क्या लिखोगे, कैपिटल जैसे लेट आउट प्रॉपर्टी लिखा वैसे सेल्फ ऑक्यूपेड ब्रैकेट में 50%, कंक्लूजन तक करो खुद से, चलो।